इस यूट्यूब फैमिली में और मैं हूँ आदित्य एन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है। स्टेट री एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए आप सभी ने बहुत ही ज़्यादा कमेंट किया कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में उच्च शिक्षा आयोग, मतलब कि आपने कमेंट किया कि सर कुछ शिक्षा समिति के बारे में, उसका गठन, किसी आयोग के बारे में, शिक्षा आयोग के बारे में, उसका गठन कब गठन हुआ, उसका क्या कार्य है, और जो शिक्षा आयोग है उसका जो है एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, उसका क्या क्या वर्क होता है, क्या नेचर होता है, उस सब के बारे में बताइए। तो आज हम वीडियो आपके सामने लेकर आ गए हैं और वो वीडियो है आपका शिक्षा आयोग से संबंधित। भारत में अभी तक जो भी स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता बाद जो भी शिक्षा आयोग बना है, कब एस्टेब्लिश्ड हुआ, सारे के बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और अब हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में स्वतंत्रता के पश्चात, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में उच्च शिक्षा का उद्भव कैसे कैसे उद्भव हुआ। कुछ क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन के टाइप के साथ में अवधारणा को समझाते चलेंगे। निश्चित रूप से आपको इससे लाभ मिलेगा। कहता है कि राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 कहता है सभी विश्वविद्यालयों का स्तर एक समान करने की सिफारिश। ऑप्शन नंबर 2 कहता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाने की सिफारिश। ऑप्शन नंबर 3 कहता है शिक्षा को संघ सूची में शामिल करने की सिफारिश। आप सभी को पता होगा कि अभी एजुकेशन को समवर्ती सूची के अंतर्गत में रखा गया है। तो जो राधा कृष्णन आयोग था उसका 2 ही सिफारिश था। इसमें आपको पूछा गया उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन ये है कि सभी विश्वविद्यालयों को स्तर एक समान करने की सिफारिश किया था राधा कृष्णन आयोग ने। और दूसरा कथन ये है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भी सिफारिश करने की कोशिश की थी। कौन? राधा कृष्णन आयोग ने। ठीक है। ऑप्शन ये जो कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 जो है राधा कृष्णन आयोग का है। बाकी जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3, वो ऑप्शन नंबर 3 का सिफारिश कभी भी राधा कृष्णन आयोग ने नहीं किया था कि शिक्षा को संघ सूची में शामिल करने की सिफारिश। ठीक है, ये बात उन्होंने नहीं कही थी। इसीलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो सही कथन है ऑप्शन नंबर 1 और कथन नंबर 2 बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर 3 में हम आपको यह बात मिल रहा है कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम किस शैक्षणिक आयोग की स्थापना की गई? ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मतलब 1947 के बाद जो है भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले किस शैक्षिक आयोग की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर 1 साइमन आयोग। ऑप्शन नंबर 2 मेहता आयोग। ऑप्शन नंबर 2 राधा कृष्णन आयोग। ऑप्शन नंबर 4 कोठारी आयोग। तो ये किया गया था किस आयोग की गठन? तो राधा कृष्णन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम किस शैक्षणिक आयोग की स्थापना की गई थी? तो राधा कृष्णन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, ये बात याद रखना है। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। और ऑनलाइन एग्जाम में आपको इस तरह का प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। नेट वगैरह में जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, शिक्षण कला होता है, उसमें इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, उसी लेवल से हम आपको ये चीज़ें दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड ग्रांट कमीशन की स्थापना की सिफारिश की और वह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में भी जाना जाता है? तो कौन सा? देखिएगा, राधा कृष्णन आयोग के बारे में यह बात कर रहा है। ठीक है, एक बार और पढ़ते हैं। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने यूजीसी की स्थापना की? सबसे पहले आपको समझना कि यूजीसी की स्थापना की, यूजीसी की स्थापना की सिफारिश की और यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में भी जाना जाता है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में किसे जाना जाता है? किस आयोग को जाना जाता है? तो राधा कृष्णन आयोग को जाना जाता है। और यह भी बात आपको ध्यान रखना है कि यूजीसी की स्थापना के लिए सबसे पहले सिफारिश किसने किया था? तो राधा कृष्णन आयोग ने किया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, सर्जेंट आयोग और कोठारी आयोग। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किस आयोग ने किया था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग ने किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है, राधा कृष्णन आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा का उद्देश्य है
राधा कृष्णन आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा का क्या उद्देश्य है? लोकतांत्रिक मूल्य एवं शांति व सौंदर्य का विकास कराना, राजनीतिक प्रशासन, उद्योग और वाणिज्य में योगदान देना, ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो राधा कृष्णन आयोग बताए थे आपको, अभी हम बताए हैं कि शिक्षा जो आपको कहते हैं स्वतंत्रता के बाद बनने वाला प्रथम आयोग तो राधा कृष्णन आयोग, और इसका जो उद्देश्य था कि लोकतांत्रिक मूल्य एवं शांति व सौंदर्य का विकास कराना। ठीक है, लोकतांत्रिक मूल्य का मतलब ये हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि सभी को कुछ ना कुछ करने बोलने का अधिकार हो। लोकतांत्रिक मूल्य, राजनीतिक प्रशासन, उद्योग एवं वाणिज्य की योगदान, ये दोनों बातें राधा कृष्णन आयोग के उच्च शिक्षा उद्देश्य में ये बातें हैं। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 के साथ में जाएंगे क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में ए और बी दोनों दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए कौन सा आयोग गठित हुआ था? तो याद रखना है, विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए कौन सा आयोग का गठन हुआ था? तो अभी हम आपको बताएं राधा कृष्णन आयोग का। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना है कि विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए कौन सा आयोग का गठन हुआ था? तो राधा कृष्णन आयोग का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल इसका अच्छा खासा वाला लेवल है। अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन जब कठिन करेगा तो यहीं से सवाल आएगा आपको। ठीक है, और ये आयोग के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि 1-2 आयोग आपसे पूछ ही देगा इसमें से। ठीक है, जैसे अभी हमने राधा कृष्णन आयोग के बारे में बताया तो उसके बारे में कंसेप्ट को पूरे याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश किस आयोग ने की थी? ठीक है, ये भी जो है आपको राधा कृष्णन आयोग ने किया था। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश किस आयोग ने किया था? तो राधा कृष्णन आयोग ने ही किया था। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य राधा कृष्णन आयोग का उच्च शिक्षा के संदर्भ में था? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य राधा कृष्णन आयोग के उच्च शिक्षा के संदर्भ में था? ऑप्शन नंबर 1 सामान्य शिक्षा, ऑप्शन नंबर 2 संस्कारी शिक्षा, ऑप्शन नंबर 3 व्यावसायिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो ये बात ध्यान रखना है कि आपको कि जो है कौन सा उद्देश्य राधा कृष्णन आयोग के उच्च शिक्षा के संदर्भ में था? तो ये सभी आपको सामान्य शिक्षा की बात इसमें कही गई है, संस्कारी शिक्षा की बात कही गई, व्यावसायिक शिक्षा की, तीनों शिक्षा की बात कही गई, इसीलिए ये बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। शिक्षा के पुनर्निर्माण में कृषि में अनुसंधान का मतलब होता है खोज, याद रखिएगा, रिसर्च, अनुसंधान तथा इससे संबंधित विज्ञानों को उच्च प्राथमिकता देना किस समिति की रिपोर्ट से संबंधित है? तो ये था हमारा कोठारी शिक्षा आयोग से संबंधित। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। कोठारी शिक्षा मतलब पुनर्निर्माण की बात, कृषि और कृषि में अनुसंधान इससे संबंधित विज्ञान की बात जो है उसको प्रायोरिटी देना है, उच्च प्राथमिकता देना है। ये बात किसने कही थी? तो कोठारी शिक्षा आयोग ने कही थी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस समिति ने देश में विदेशी विद्यालय की स्थापना की सिफारिश की थी? ठीक है, विदेशी विद्यालय की स्थापना की सिफारिश सैम पित्रोदा समिति ने किया था। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, विदेशी विद्यालय की स्थापना की सिफारिश किसने किया था? सैम पित्रोदा समिति। ये सब ऐसा समिति है जो हम आपको इसमें समिति गठन के साथ में इसका एक और वीडियो हम बना देंगे आपको, नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा। और आप सभी को बताते चले कि हमने अभी STT एग्जाम को टारगेट करते हुए 30 वीडियो बना चुका है शिक्षण कला एवं रीजनिंग से संबंधित। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ, आप वहाँ पर जा करके हमारे पहले जो प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद में आपको टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया, टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे PDF मिल जाएंगे फ्री में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का सही होता है सैम पित्रोदा समिति। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अखिल भारतीय उच्च आयोग किस वर्ष में गठित किया गया था? ठीक है, अखिल भारतीय उच्च आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1948 में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक विद्यालयों का आधारभूत लक्ष्य क्या है? तो आधुनिक विद्यालय का आधारभूत लक्ष्य यह होता है कि छात्रों के व्यवहारों में उचित विकास करना, और विद्यालय का शिक्षा का ही यह उद्देश्य होता है या शिक्षा का लक्ष्य ही होता है कि छात्रों के बिहेवियर में चेंज लाना। क्योंकि एजुकेशन क्या है? एजुकेशन ना बिजनेस के लिए पढ़ाया जाता है, ना व्यवसाय के लिए पढ़ाया जाता है, ना पैसा कमाने के लिए पढ़ाया जाता है। कोई उद्देश्य नहीं रहता शिक्षा का। एजुकेशन का एक ही उद्देश्य रहता है कि आप उचित व्यवहार का विकास हो, मतलब आप में एक ऐसा व्यवहार विकास हो जो लगे कि हाँ आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। तो समझिए कि एक तरह से कह सकते हैं कि बिहेवियर का डेवलपमेंट ही एजुकेशन है ना। ऑप्शन नंबर 2 के साथ में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्कूल की बात की गई है, विद्यालय की बात की गई है। ऐसे पूरे एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन का लक्ष्य है छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने देखिएगा। तो निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी समिति है जो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा महिलाओं के शिक्षा के लिए गठित की गई थी? ठीक है, तो श्री प्रकाश समिति, याद रखिएगा। श्री प्रकाश समिति के बारे में याद रही है कि महिला के बारे में अगर आपको बताते चले तो कौन सी समिति जो स्वतंत्रता के बाद भारत
सरकार द्वारा महिलाओं की शिक्षा के लिए गठित किए थे, महिलाओं की शिक्षा के लिए श्री प्रकाश समिति गठित किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। राधाकृष्णन आयोग का उद्देश्य क्या था। ठीक है, राधाकृष्णन आयोग का उद्देश्य क्या था? शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना, शिक्षा व्यवस्था के खामियों को दूर करना, ए और बी दोनों, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो राधाकृष्णन आयोग का उद्देश्य था शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना है और शिक्षा व्यवस्था के खामियों को दूर करना, जो भी कमियां है उसमें उसको दूर करना भी इसका उद्देश्य था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि उपरोक्त दोनों उद्देश्य इसमें शामिल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1972 में 10+2+3 शिक्षा संरचना पर राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई थी? तो डॉक्टर पीडी शुक्ला की समिति। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, डॉक्टर पीडी शुक्ला की अध्यक्षता में, ये बात आपको ध्यान है। राष्ट्रीय समिति का स्थापना की थी किसकी अध्यक्षता में? तो पीडी शुक्ला की अध्यक्षता में। अगर हम जो है अभी आपको एनसीएफ 2020 पर भी हम वीडियो बना चुके हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर भी हम वीडियो आपको बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो आप प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिएगा। और हमने एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इस वीडियो में पूरा कवर किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर पीडी शुक्ला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने कहा, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि विश्वविद्यालय वह स्थान है जहाँ पर सब अपने अपने योगदान द्वारा सत्य की खोज करते हैं? तो यह बात है कोठारी आयोग ने कही थी, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। भारत की नियति को इसकी कक्षाओं में साकार रूप दिया जा रहा है, निम्नलिखित में से किस दस्तावेज में इस बात को कहा गया है? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने इस बात को कहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुदालियर कमीशन का दूसरा नाम क्या था? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माध्यमिक शिक्षा आयोग। ठीक है, ये आपको वीवीआई क्वेश्चन है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मुदालियर कमीशन का दूसरा नाम क्या था? माध्यमिक शिक्षा आयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कोठारी आयोग का प्रतिवेदन का शीर्षक था। ठीक है, तो कोठारी आयोग का प्रतिवेदन का शीर्षक कौन था? शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। कोठारी आयोग का प्रतिवेदन का शीर्षक था शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अब आता है हमारे सामने 59 नंबर क्वेश्चन। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 59 नंबर में यह कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस आयोग की रिपोर्ट को, ठीक है, निम्नलिखित में से किस आयोग की रिपोर्ट को शिक्षा और राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो ये कोठारी आयोग की रिपोर्ट को शिक्षा और राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा, बिल्कुल राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। निम्नलिखित में से किसके सुझाव के आधार पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन हुआ था? तो ये कोठारी कमीशन के द्वारा हुआ था, यही बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन किया गया तो किसके द्वारा? तो कोठारी कमीशन के द्वारा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 10+2+3 के लिए एक अग्रगामी माना जाता है? तो सैडलर आयोग। ठीक है, ये इस बात को भी ध्यान रखना है, सैडलर आयोग। ठीक है, और सैडलर आयोग को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आप बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कोठारी आयोग और राष्ट्रीय नीति द्वारा शिक्षा पर कौन सा प्रतिशत आंकड़ा खर्च किए जाने के सिफारिश की गई है? ठीक है, तो आपको बता दें कि सकल घरेलू उत्पाद का 6%, ये बात आपको ध्यान में रखना है। कोठारी आयोग और राष्ट्रीय नीति द्वारा शिक्षा पर कौन सा प्रतिशत, मतलब कितना प्रतिशत जो है आंकड़ा खर्च किए जाने पर रखा गया? तो सकल घरेलू उत्पाद का 6%। अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, और उसका जवाब देना है कि अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत में जो है शिक्षा पर जो है कितना प्रतिशत खर्च की सिफारिश की गई है, उसमें आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में हमको जवाब दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम जो है आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ाए हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत किस भाषा को शामिल किया गया है? ठीक है, त्रिभाषा सूत्र के अंदर राष्ट्रभाषा को, मातृभाषा को, कोई विदेशी भाषा को। ठीक है, तीनों भाषा को, ठीक है, याद रखना है। राष्ट्रभाषा को भी बच्चों को पढ़ाना है, मातृभाषा को भी पढ़ाना है और एक विदेशी भाषा को भी पढ़ाना है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत में इसे रखा जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण की एक प्रभावी युक्ति है?
तो सबसे प्रभावी युक्ति यह है कि छात्रों को सूचनाओं के विभिन्न स्रोतों तक ले जाना, ठीक है, मतलब कि उसके सोर्स के पास ले जाइए बच्चों को, तब वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना। कभी भी शिक्षा का यह उद्देश्य नहीं होता है कि हम बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 है छात्रों को सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान देना। ऑप्शन नंबर 4 है छात्रों में जिजीविषा उत्पन्न करना, ठीक है। देखिए सूचना के सोर्स के पास में खोज की प्रवृत्ति बच्चों में विकसित कीजिए, अन्वेषण की प्रवृत्ति बच्चों में विकसित कीजिए, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है ना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति शैक्षणिक सुधारों से संबंधित है, ठीक है। तो आपको विश्वनाथन समिति और उसके बाद में हार्टोंग समिति, यशपाल समिति, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी समिति शैक्षणिक सुधारों से संबंधित है, तो यशपाल समिति आप याद रखिएगा, यशपाल समिति जो है शैक्षणिक सुधारों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम लोग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से यशपाल समिति की रिपोर्ट 1993 में का मुख्य शीर्षक क्या है, तो मुख्य शीर्षक है बिना बोझ के शिक्षा, ठीक है। और बिना बोझ के शिक्षा अगर हम लोग यशपाल समिति का ही बात करें, क्या एनसीएफ 2005 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में यह बातें कहा गया है कि बिना बोझ का, अर्थात एनसीएफ 2005 का जो प्रमुख सूत्र है वो लर्निंग विदाउट बर्डन, अर्थात बिना बोझ के शिक्षा ही है, ठीक है। और अगर आप एनसीएफ 2005 हमारे चैनल पर पढ़ें, अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट तो आप बताइएगा कि एनसीएफ 2005 के अंतर्गत में एक सवाल का जवाब आप दीजिएगा कि आप एनसीएफ 2005 के अंतर्गत में इस सवाल का आप जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कि जो एनसीएफ के सिफारिश को पूरा करने के लिए कितने देश के शिक्षाविद को हमारे देश में बुलाया गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही के वर्षों में एक समिति ने सिफारिश की कि देश में 1500 विश्वविद्यालय जो है स्थापित होने चाहिए ताकि 30% के सकल नामांकन के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। निम्नलिखित में से कौन इस समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो सैम पित्रोदा समिति, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़ते हैं। विद्यालय परीक्षा सुधार पारंपरिक अंक योजना के अतिरिक्त स्केल किए गए स्कोर और प्रतिशतता का उपयोग करने की सिफारिश कौन दिया था, तो TRS सुब्रमण्यम समिति ने दिया था। अब देखिए ये सब क्वेश्चन को सीधा हम आंसर इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ अवधारणा नहीं है, ये पेडागोजी नहीं है, तथ्यात्मक बातें आपको याद करना होगा, है ना। और इससे आपको 1-2 नंबर के सवाल आएंगे, ठीक है। और वो जो पेडागोजी रहता है, शिक्षण आता है, उसमें हम कहानी के द्वारा बताते हैं। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक है। अभी तक हमने 30 वीडियो बना चुका है शिक्षण कला से संबंधित। सभी वीडियो को डेज 1 से लेकर के और डेज 30 तक के वीडियो को आप देख लीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का हम कोशिश किए हैं, आपको समझ में आ जाएगा और अच्छा भी लगेगा वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा पारित विधेयक के आधार पर हो सकती है, तो केंद्र और राज्य विधेयक दोनों के द्वारा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा और इससे आपको 1-2 नंबर का सवाल अवश्य पूछे जाएंगे। और विभिन्न समिति से रिलेटेड, स्थापना वगैरह से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा हम 1-2 वीडियो और बना करके आपके सामने ला देंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि उनको भी STT परीक्षा में लाभ मिल सके। और थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।